काठमांडू की सड़कों पर पिछले 2 दिनों में वो सब कुछ हुआ जिसने किसी लोकतांत्रिक देश के लिए भयावह सपना होता है। एक छोटे से फैसले यानी सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये आंदोलन अब नेपाल की राजनीति को हिला चुका है। बीते 48 घंटों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं और अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। सड़कों पर आग है और पत्थरों से पटी हुई है और राजधानी की हवा बारूद और गुस्से से भरी हुई है। इसी बीच भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन इस्तीफे की घोषणा के हालात को शांत करने के बजाय और उथल-पुथल पैदा कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ओली नेपाल को छोड़ने की तैयारी में है और इलाज के बहाने अब दुबई जाने वाले हैं। जब काठमांडू संसद भवन के बाहर हजारों लोग नारेबाजी कर रहे थे, तब खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। ये खबर जैसे ही फैली, लोगों की भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई। कुछ जगहों पर जश्न हुआ, लेकिन ज्यादातर इलाकों में गुस्सा और हिंसा तेज हो गई। आइए जानते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या है नया लोकतांत्रिक मोड़ और इस देश की स्थिरता का क्या ये विश्वास दे पाएगा या फिर दूसरों की तरह अस्थिरता की दिशा में ही ये इसको ले जाने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कहा गया कि ओली अपने आवास से सेना की सुरक्षा में बाहर निकले और सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़े। अब इसमें दावा किया गया है कि उनकी नजर दुबई पर है, जहां वे इलाज के नाम पर शरण लेना चाहते हैं। निजी एयरलाइंस हिमालय एयरलाइंस का विमान तैयार रखा गया है और एक प्रदर्शनकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वो जनता के गुस्से से डरकर भागेंगे तो इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अस्पताल में घायल छात्रों और युवाओं की चीख पुकार गूंज रही है। डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन घायलों की तादाद इतनी है कि दवाइयां और खून तक अब कम पड़ने लगा है। काठमांडू की गलियों में जलते टायरों की बदबू, टूटे कांच और सायरन की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। पोखरा, विराटनगर और ललितपुर जैसे शहरों में भी यही हाल है। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह गुस्सा खुद सरकार की नीतियों का ही नतीजा है। ओली के इस्तीफे से पहले ही सरकार बिखर चुकी थी। उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी उनका साथ छोड़ चुके थे। गृह मंत्री रमेश लेखक, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने एक एक करके इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों ने साफ कर दिया था कि सरकार अब खड़ी नहीं रह सकती और संसद के भीतर विपक्ष और सड़क पर जनता दोनों ओर से ओली पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके पास पद छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेताओं के घर जलाए गए। भीड़ सिर्फ नारे और मार्च तक नहीं रुकी, बल्कि गुस्साई भीड़ ने कई मंत्रियों के घरों और सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी। प्रधानमंत्री ओली का आधिकारिक आवास इसमें जलाया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का आवास, सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का घर, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के आवास में भी आगजनी की गई है। अब इन सभी जगहों पर हुई आगजनी से सुरक्षा बलों ने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भीड़ का गुस्सा भारी पड़ा। ये दृश्य नेपाल की राजनीति के लिए बेहद प्रतीकात्मक है, जहां जनता अपने नेताओं को प्रतीकों को आग में झोंक रही है। नेपाली आर्मी राजधानी पे अलर्ट पर है। वहीं टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना ने फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया है और सूत्रों का यह भी कहना है कि ओली ने देश छोड़ने के लिए सेना से मदद मांगी थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ओली के जाने के बाद सेना सत्ता संभालने की कोशिश कर सकती है। ये वही रास्ता होगा जो दक्षिण एशिया में कई देशों ने देखा। नेपाल की मौजूदा स्थिति बहुत हद तक श्रीलंका और बांग्लादेश की याद भी दिलाती है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और महंगाई के चलते राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा था। वहीं बांग्लादेश में हाल ही में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना भी देश छोड़कर विदेश चली गई थी। नेपाल का संकट भी कुछ वैसा ही है। जनता सड़कों पर है, सत्ता अस्थिर है और नेता पलायन की सोच रहे हैं। इससे पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह रही है कि युवाओं की भूमिका। नेपाल की 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही युवा टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो उनके लिए सिर्फ इंटरनेट का सवाल नहीं था, बल्कि आजादी और लोकतंत्र का सवाल भी बन गया। काठमांडू की एक छात्रा ने कहा कि हमने लोकतंत्र किताबों में पढ़ा है और अब हम उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। युवा लगातार सड़क पर है और यही ऊर्जा नेपाल के राजनीतिक भविष्य को दिशा दे रही है। अब ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल एक नए अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे विपक्ष की चुनौती होगी कि नेपाली कांग्रेस और माओवादी दल नई सरकार बनाने की कोशिश इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर सेना का विकल्प भी मौजूद है, क्योंकि अगर राजनीतिक सहमति नहीं बनती है तो सेना सत्ता पर कब्जा भी कर सकती है। और जहां तक जनता के दबाव की बात रही तो आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि अब व्यवस्था बदलने पर जोर दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत, चीन और अमेरिका
नेपाल की राजनीति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। नेपाल पहले भी बड़े राजनीतिक बदलावों का गवाह रह चुका है। राजशाही का पतन, माओवादी आंदोलन और नया संविधान, लेकिन ये पहली बार है जब डिजिटल युग की पीढ़ी सत्ता को घुटनों पर ले आई है। ओली ने इस्तीफा देकर भले ही अपनी राजनीतिक लड़ाई खत्म की हो, लेकिन नेपाल की जनता की लड़ाई अभी भी जारी है। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल एक स्थिर लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह लंबे राजनीतिक संकट में फंस जाएगा। काठमांडू की जलती गलियां और नेताओं के धधकते मकान इस बात का प्रतीक है कि जनता अब और चुप नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ओली शायद दुबई जाकर अपनी सुरक्षा तलाश ले, लेकिन नेपाल की जनता अपने भविष्य के लिए सड़क पर लगातार डटी हुई है। शायद इस पल को अब इतिहास याद रखने वाला है जब डिजिटल पीढ़ी ने सत्ता को झुकाया और नेपाल के लोकतंत्र की असली परीक्षा असल में अब शुरू होने वाली है। आपकी जो कुछ भी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।